नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आज ये मेरे चैनल का 7वां वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मैंने पीएटी के बारे में समान जानकारी बताया और पीएटी के साथ समान जानकारी के साथ साथ कुछ वीडियो में मैंने पीएटी के अंतर्गत आने वाले सिलेबस के बारे में भी बताया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको खेती एवं खेती की प्रणालियों के बारे में बताऊंगा। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि पीएटी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और उसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय हैं उनकी फ्री सीट एवं पेमेंट सीट की वर्गवार जानकारी आपको मिले, तो इसलिए आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें ताकि इसके आने वाले अगले वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको ले चलता हूं जिसमें हम खेती एवं खेती की प्रणाली के बारे में जानेंगे। टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। तो खेती से आशय मतलब कि जैसे हमारे भारत के भूखंड में किस प्रकार की खेती किस क्षेत्र में की जाती है, कहाँ बारिश कम होती है, कहाँ अधिक होती है, कौन कौन सी खेती होती है। जैसे 5 प्रकार की खेती होती है। तो पहली खेती की हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग यानी विशिष्ट खेती। दूसरी खेती की हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग यानी बहुप्रकारीय खेती। तीसरी खेती की हम बात करें तो मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती को हम बोलते हैं मिक्सड फार्मिंग। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती। जिन इलाकों में यानी भारत के जिस क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो यानी कि 20 इंच हो, तो वहाँ पर जिस प्रकार की खेती की जाती है उसे शुष्क खेती कहते हैं। और शुष्क खेती में ज़्यादातर जो है ऐसी फसलें आती हैं मोटे अनाज वाली, जैसे ज्वार बाजरा, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ज़्यादातर इस प्रकार की खेती राजस्थान में की जाती है। फिर इसके बाद में हम रेंचिंग फार्मिंग की बात करेंगे, रेंचिंग खेती के बारे में बात करेंगे। तो रेंचिंग खेती में किसी प्रकार की कर्षण क्रिया और कोई फसलें नहीं उगाई जाती है, उसमें केवल पशुचारण के लिए खेती की जाती है। इसमें सीधे फेंसिंग कर देते हैं खेत के चारों ओर और बीच में खुला स्थान छोड़ देते हैं और वहाँ पर भेड़ पालन बकरी पालन करते हैं। तो वहाँ पर उनके द्वारा चारण की प्रक्रिया की जाती है। तो अब हम एक एक करके हम सारी खेती का वर्णन देखेंगे। पहले परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद में मैं उनको आपको समझाऊंगा। जैसे विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपने आय के केवल उसी एक उद्यम पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी खेती होती है जिसमें कोई एक विशेष प्रकार की एक फसल उगाई जाती है और उसी पर ही किसान निर्भर रहता है और ऐसी उस फसलों से कम 50% से अधिक आय होनी चाहिए। ऐसी खेती को विशिष्ट खेती कहते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करे। कहने का मतलब ऐसी खेती के अंतर्गत आती है जैसे चाय की खेती, कॉफी की खेती और रबड़ की खेती। ये खेती आती है और इनसे कम से कम ये उगाए तो बहुत सारी फसलें जाती हैं, लेकिन किसी एक फसल से कम 50% से अधिक आय होनी चाहिए, तभी वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती कहलाती है। तो ये तो हो गई विशिष्ट खेती की बात। अब इसके बाद में हम चलते हैं नंबर 2, बहु प्रकारीय खेती। नाम से ही स्पष्ट है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग यानी इस प्रकार की खेती में एक से अधिक खेती की जाती है, यानी एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, लेकिन कम से कम एक फसल से 50% या उससे कम आय तो होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा विवरण देख लेते हैं। बहुप्रकारीय खेती से अभिप्राय उस प्रकार की जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्यम अथवा फसलों से जोत की कुल आमदनी का 50% से कम भाग प्राप्त हो। अर्थात परिभाषा क्या कहती है, जिस फार्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हो तथा
तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो उसे बहु प्रकारीय खेती भी कहते हैं। ऐसे फार्मिंग को विविध फार्मिंग भी कहते हैं, जनरल फार्मिंग कहते हैं। जनरल फार्मिंग का मतलब इसमें बहुत सारी फसलें आप उगा सकते हो, लेकिन कोई एक फसल से 50% या इससे कम आय तो प्राप्त होनी चाहिए, तब वो बहु प्रकारीय खेती के अंतर्गत आती है, यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंतर्गत आती है। नंबर 3, हम मिश्रित खेती की हम बात करेंगे। मिश्रित खेती जैसे नाम से ही स्पष्ट समझ आ रहा है, मिक्स करके। कहने का तात्पर्य है कि वह खेती जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग भी की जाती है, ताकि हमें फसल से उत्पादन तो मिले, और जब उत्पादन मिलेगा तो आर्थिक आय भी मिलेगी, तो उसके साथ साथ में हम डेयरी उत्पादन या पशुपालन भी, डेयरी उद्योग या पशुपालन करेंगे तो उनसे भी हमें आय प्राप्त हो। तो ऐसी खेती को हम मिश्रित खेती के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये रहती है कि जो हम सहायक धंधे खोलते हैं, जैसे पशुपालन करते हैं या डेयरी उद्योग करते हैं, तो इनसे कम से कम 10% की आय तो होनी चाहिए। तो ये सहयोग 10% इसका होता है, तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। सहायक उद्यम उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट का उपयोग करता है। ऐसी होती है मिश्रित खेती। अब ये तो हो गई मिश्रित खेती की बात। अब इसके बाद में हम चलेंगे नंबर 4, शुष्क खेती। तो जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि शुष्क खेती वहां पर की जाती है, ड्राई फार्मिंग जिस एरिया में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होती है, और उस जगह में ज्यादातर मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, तिल, ऐसी फसलें को उगाई जाती है। जैसे राजस्थान के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राजस्थान में वार्षिक वर्षा कम होती है। और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जो जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, जैसे भिंड, यहाँ भी बहुत कम वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो राजस्थान से लगे हुए हैं वहां पर भी ये खेती की जाती है। तो चलो अब इसकी मैं परिभाषा आपको बताता हूँ। ऐसी भूमि में जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पाद को शुष्क खेती कहते हैं। अब शुष्क खेती के अंतर्गत कई सारी समस्याएं भी आती है, लेकिन जिस क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है वहां पर उत्पादन होता है 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अब शुष्क खेती में सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हुए हैं, जैसे शुष्क खेती को सुगम बनाने के लिए वर्षा के पानी को एकत्रित करना, जगह जगह पर चेक डैम बनाना और जगह जगह पर बांध बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अंतर्गत वर्षा की, और मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं कि यह परंपरागत विधि से कृषि का कार्य होता है, अतः धन अभाव के कारण यहाँ आवश्यक सुविधा का अभाव होता है। क्योंकि उत्पादन ही कम होता है तो आर्थिक आय कम होती है, इसलिए किसानों की आर्थिक दशा खराब होती है, तो वो ज्यादा जो है हमारी लागत जो है लगा नहीं पाते, इसलिए उत्पादन भी कम मिलता है, और वैसे ऊपर से बारिश भी कम होती है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं समस्याएं समाप्त करने हेतु प्रयास भी किए गए। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती है ताकि भाई उत्पादन बढ़े और आर्थिक आय में सहयोग रहे। ठीक है। अब देश में स्वतंत्रता पश्चात से ही शुष्क भूमि कृषि समस्याओं को समाप्त करने हेतु प्रयास जारी है, जो निम्न है। सिंचाई के साधन विकास हेतु प्रयास, जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे नहर चलाना, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक जल पहुंचाया जा रहा है। और अन्य नहरें से भी गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी अनेक कमांड क्षेत्र विकसित किए गए। कमांड क्षेत्र में जल की उपलब्धता से दो फसलें उत्पन्न की जाने लगी है, यानी कि पहले एक फसलें उगाते थे, वो खरीफ की फसलें जो वर्षा पर आधारित थी, लेकिन इन नहरों के माध्यम से अब
हम 2 फसलें भी ले रहे हैं। ऐसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो मृदा नमी पर आधारित एवं मृदा क्षरण अवरोध होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो कम पानी चाहने वाली फसलों जैसे दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें, और जो भूमि को जैविक पदार्थ भी प्राप्त कराती हो। फिर इस क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी चलाए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुष्क प्रदेश की कृषि विकास को टिकाऊ कृषि का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ तक जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई व वाटर हार्वेस्टिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस तरह के सिंचाई का विकास राजस्थान व कर्नाटक में सर्वाधिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन भी कम थे। तो अब सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो रही है। तो उपयोगी फसलें चक्र को प्रोत्साहन किया जा रहा है। कहने का मतलब कि पहले तो कम पानी चाहने वाली फसलें, फिर थोड़ा सा उससे अधिक पानी चाहने वाली फसलें, फिर कम उर्वरक चाहने वाली फसलें, फिर थोड़ी सी अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलें। ऐसी फसलों को वहाँ फसल चक्र में अपनाया जा रहा है ताकि भूमि का उर्वरकता स्तर बना रहे और उत्पादन भी बराबर मिलता रहे और पानी का उपयोग भी कम होता रहे और भूमि में नमी बनती रहे। तो ऐसे उसमें प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। तो इसके बाद में अब मैं आपको 5वीं खेती के बारे में बताऊंगा, जिसमें रेंचिंग फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो रेंचिंग फार्मिंग ऐसी खेती होती है जिसमें कि किसी प्रकार की कर्षण क्रिया नहीं की जाती है और किसी प्रकार की सीड सोइंग नहीं की जाती है, यानी बुआई नहीं की जाती। ये तो केवल ऐसी खेती है जिसमें कि पशुचारण के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। जैसे हम इस पद्धति का प्रयोग बकरी पालन, भेड़ पालन आदि में करते हैं, और यह ज़्यादातर रेंचिंग फार्मिंग जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अपनाई जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है क्योंकि यहाँ पर भेड़ और बकरी का पालन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये खेती अपनाई जाती है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि भूमि में किसी प्रकार की कर्षण क्रिया नहीं की जाती है, यानी कि जुताई भी नहीं की जाती है और बुआई भी नहीं की जाती है। फिर इसके आगे, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा आजकल भारत के कुछ क्षेत्रों में भी ये खेती अपनाई जा रही है। इस प्रकार की खेती भारत के पर्वतीय पठार क्षेत्र में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। याद है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देश में भेड़ बकरी रखने वाले को रेंचर की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ का पालन करते हैं और वो ऐसी रेंचिंग खेती के लिए स्थान छोड़ देते हैं तो उनको रेंचर की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों आज का हम यहीं तक देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम खेती की प्रणाली के बारे में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद।